हेलो एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैंने नॉर्सेट के पीवाईक्यू से उठाया है। सो ये टॉपिक जो हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे ये आने वाले नॉर्सेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर इज द क्वेश्चन दैट 30-year-old पेशेंट फ्रॉम पुणे इज हैविंग फ्लैसिड वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स with the breathing difficulty and is admitted to the ICU. Diagnosis is made GBS. So which is the correct about this disease? So इस क्वेश्चन के थ्रू हमें दो इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि GBS में हमें फ्लैसिड पैरालिसिस दिखता है ऑन द पेरिफेरल सिस्टम एंड ऑल्सो द पेशेंट हैविंग द कंप्लेन ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी. So now we discuss the Guillain-Barré syndrome. So first is a definition. It is an autoimmune disorder with involvement of lower motor nerve lesions. So it is an autoimmune disorder. In this condition, the body's immune system mistakenly attack on its own peripheral nervous system instead of protecting them. मतलब कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, वो एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सिमिलर होते हैं हमारे नर्व सेल जैसे. तो हमारी खुद की बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज फॉर्म करती है. तो वो एंटीबॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि विच इज द फॉरेन एंड विच इज आवर ओन. तो वो हमारे खुद की बॉडी पर अटैक कर देती है और जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाता है. सो इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है. सो इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पे लोअर मोटर नर्व लीशंस फॉर्म होते हैं. नाउ सो हमने डिस्कस किया कि किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन होता है बॉडी में. सो नाउ विच आर द ऑर्गेनिज्म? सो द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज इज द कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी या फिर Zika virus. So the causative organism of GBS are the Campylobacter jejuni and Zika virus. Now we discuss the LP finding. लंबर पंचर करने पे हमें क्या फाइंडिंग दिखाई देगा? So must remember albuminocytological dissociation. सो नेम से क्लियर है कि इसमें एल्ब्यूमिन जो है वो हमें दिखाई देगा. सो जब भी CSF की टेस्टिंग होगी तो उसमें जो कलर होगा CSF का, जो प्रेशर होगा, जो उसमें शुगर होगा, सेल्स होंगे, ये सारे नॉर्मल होंगे. बट जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो आपको इंक्रीज्ड मिलेगा. ठीक है, तो लंबर पंचर में हमें एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन दिखाई देगा. नाउ द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी फाइंडिंग. सो जो एंटीजन होता है ना, जो हमारे नर्व सेल जैसा दिखता है, तो वो उसकी फंक्शन को रोक देता है, वो माइलिनेशन नहीं होने देता है. तो नर्व कंडक्शन की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. सो हमें फाइंडिंग में क्या दिखाई देगा? डीमाइलिनेशन, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. नाउ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब देखेंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में आप डायरेक्टली वन वर्ड में याद रखो कि इसमें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं थ्रू IV या फिर हम प्लाज्मा एक्सचेंज कराते हैं. ठीक है, ये बोथ जो है वो इक्वल इफेक्टिव है. सो जब भी हम IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं तो वो बॉडी के अंदर जो भी एंटीबॉडी का रेट है फॉर्मेशन होने का वो उसको डिक्रीज कर देता है. तो जब भी हम प्लाज्मा एक्सचेंज कराते हैं तो हम एंटीबॉडीज़ को रिमूव कर देते हैं और फिल्टर्ड प्लाज्मा को वापस से बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं. क्योंकि यहाँ पे IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात हुई है, तो ये जो IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, ये हम दो ही केस में देते हैं. एक तो हमने यहाँ पढ़ लिया GBS में, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, प्लस क्वासाकाई जो डिजीज़ है ना, उसमें भी IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं आर नॉट इफेक्टिव इन GBS.
सो कभी भी अगर स्टेरॉइड ऑप्शन में तो नेवर चूज़ दिस ऑप्शन, क्योंकि स्टेरॉइड्स का क्या रोल होता है, वो इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करता है और यहाँ पे हमें एंटीबॉडी को रिमूव करना है। अगर आप इन्फ्लामेशन को रिड्यूस भी कर देते हो तो ये डिजीज़ क्योर तो होगी नहीं। सो स्टेरॉइड्स आर नॉट इफेक्टिव इन दिस कंडीशन। सो यहाँ पे क्वासाकाई का डिस्कशन हुआ है, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इस डिजीज़ के बारे में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट ही है नॉर्सेट के लिए, तो देख लेना आप लोग। सो क्वासाकाई डिजीज़ जो है ये मोस्टली इंडियन चिल्ड्रन में होता है अप टू 5 years of age, and also coronary artery vasculitis। सो इसमें कोरोनरी आर्टरी वेस्कुलाइटिस होता है। क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें उसकी जो वेसल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है इस कंडीशन में। तो अब इस बार नॉर्सेट का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने जो भी नॉर्सेट 9 दिया है उसमें सेम यही क्वेश्चन उठ करके आया था कि क्वासाकाई में कौन सी कोरोनरी आर्टरी की वेस्कुलाइटिस देखी जाती है। सो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ये आगे भी पूछा जा सकता है। दैट इज़ इसमें मीडियन वेसल कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो मीडियन वेसल में कौन कौन से डिजीजेज आते हैं, पिकाबू से याद रखना है आपको। पी से इज द पॉली आर्थराइटिस नोडोसा, के से क्वासाकाई, एंड बी से ब्यूर्जर्स डिजीज़। सो आगे अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि मीडियन वेसल कोरोनरी आर्टरी कौन कौन से डिजीज में देखे जाते हैं, तो पिकाबू से याद रखना है, पी से पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, के से क्वासाकाई, एंड बी से ब्यूर्जर्स डिजीजेस। सो साइन एंड सिम्टम विच आर seen in Kwashiorkor diseases. First is the high grade fever for more than 5 days. Second is the cervical lymphadenopathy. Third is the most important, strawberry tongue. Fourth is the rashes. Fifth is the bulbar congestion. बल्बुलर कंजेशन मतलब कि जो आई है उसमें ब्लड वेसल की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आई में कंजक्टिवा हो जाता है, और ये जो कंजक्टिवा है यहाँ पे नॉन पुरुलेंट टाइप का होता है। आपने मीजल्स में पढ़ा होगा कि वहाँ पे भी कंजक्टिवा दिखते हैं, ठीक है, तो बट वो जो कंजक्टिवा होता है वो पुरुलेंट टाइप का होता है, और जो क्वासाकाई में हमें कंजक्टिवा दिख रहा है वो नॉन पुरुलेंट टाइप का। सो जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कभी कभी ये ऑप्शन दिखता है कि नॉन पुरुलेंट कंजक्टिवा, तो आपको डायरेक्ट आंसर मारना है क्वासाकाई, नॉट मीजल्स। और द सिक्स्थ वन इज द पेरीएनल पेरीइंगुअल डिसोमेशन। सो पीलिंग ऑफ हो जाता है स्किन अराउंड द एनल एरिया एंड अराउंड द नेल्स एरिया। सो पेरीएनल एंड पेरीइंगुअल डिसोमेशन। सो क्वासाकाई में आपको 2-3 पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं। पहला कि इसमें कोरोनरी आर्टरी वेस्कुलाइटिस होता है और इसमें मीडियन वेसल इन्वॉल्व होते हैं। मीडियन वेसल के 3 डिजीजेस हमने देखा, पिकाबू से जिसका हमने निमोनिक्स देखा, उसके बाद सेकंड कि मोस्टली ये इंडियन चिल्ड्रंस में देखा जाता है 5 ईयर ऑफ एज तक। और उसके बाद हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया कि इसमें हाई ग्रेड फीवर दिखता है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी दिखाई देता है, फिर स्ट्रॉबेरी टंग दिखाई देगा पूरा रेड, इसका पिक्चर भी आता है कि स्ट्रॉबेरी टंग का कौन सा पिक्चर है और कौन से डिजीज में दिखता है, ठीक है, तो इसका पिक्चर भी आप याद रखना। और इसमें क्या होता है, रेड टंग होता है विच छोटे छोटे वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं, तो स्ट्रॉबेरी टंग दिखाई देता है। और हाँ, जो स्ट्रॉबेरी टंग है ना, यहाँ पे याद रखना कि ये क्वासाकाई में भी दिखता है और स्कारलेट फीवर में भी दिखता है, बट स्कारलेट फीवर में आपको साथ में जो साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे,
सो स्कारलेट फीवर में स्ट्रॉबेरी टंग के साथ साथ आपको सैंड लाइक रैसेस दिखाई देंगे और रैसेस के डे 2 पे आपको फीवर दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाई ग्रेड फीवर दिखाई देगा, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा, आई में कंजक्टिवा दिखाई देंगी, पीलिंग दिखाई देगा अराउंड द स्किन एंड एनल एरिया मतलब पेरिफेरल साइड पे, और साथ में रैसेस दिखाई देंगे जो कि पॉलीमॉर्फिक टाइप का होगा, और स्ट्रॉबेरी टंग दिखाई देगा। सो यहाँ पे हमने मोटा मोटी 2 टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। सो आपको इसके मैनेजमेंट बता देते हैं साथ में। तो साथ में आपको इसका मैनेजमेंट बता देते हैं कि क्वासाकाई में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द एक्यूट फेज एंड द सेकेंड इज द क्रॉनिक फेज। तो जो एक्यूट फेज में ट्रीटमेंट यूज होता है उसमें हाई डोज देंगे एस्पिरिन की प्लस आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसकी वजह से हमने क्वासाकाई को भी देखा यहाँ पे। और अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो उस केस में हमें लो डोज एस्पिरिन देना है माइनस नो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स शुड बी गिवन हियर, ठीक है। सो अगर एक्यूट कंडीशन है तो आपको हाई डोज एस्पिरिन का देना है विथ आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सो अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो लो डोज देना है एस्पिरिन का विदाउट आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देती हूँ कि कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट क्वासाकाई में भी देखने को मिल रहा है और एमआई कंडीशन में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये क्वासाकाई का कंडीशन है या एमआई का। तो यहाँ पे हमें वेस्कुलाइटिस देखने को मिल रहा है, मतलब वेसल्स का इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि वेस्कुलाइटिस जो है वो बाद में फर्दर लीड कर सकता है एन्यूरिज्म में, बट एमआई में क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्लूजन देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। दूसरा ईसीजी में देखोगे तो एसटी का एलिवेशन दोनों कंडीशन में मिलेगा, बट ट्रोपोनिन एमआई कंडीशन में बढ़ा मिलेगा, बट क्वासाकाई में ट्रोपोनिन बढ़ा नहीं मिलेगा। और जब भी आप स्ट्रिप्टोकाइनेस दोगे ना, जैसे कि एमआई में हम देते हैं, तो वो कवर हो जाएगा, बट यहाँ पे ये ट्रीटमेंट इसको रिलीव नहीं करेगा। सो आपको ये देखना है कि कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट है तो वो वेस्कुलाइटिस है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये देखना है आपको। दूसरा देखना ईसीजी करने के बाद अगर एसटी एलिवेशन मिल रहा है, आप ये देखोगे कि उसका एज क्या है पेशेंट का। अगर वो चिल्ड्रन है तो वो क्वासाकाई में आएगा, और अगर वो एडल्ट है तो वो एमआई कंडीशन में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रीटमेंट करना है। सो ऐसे ही क्वेश्चन के थ्रू मैं आपके हर टॉपिक को कंप्लीट करूँगी, और वो सारे क्वेश्चन मैं मोस्टली पीवाईक्यू से लेकर के आऊँगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले नॉर्सेट के लिए भी। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।